अब अदारे को अब जो इस टाइम जो सिचुएशन है, ये FBI ने एक डाखना इसको समझा हुआ है, तो ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ कंटेम्प्ट है कि आप 57,000 ऑर्डर पास करें और लोग उसको रद्दी की टोकरी में फेंक के बैठे हुए हैं। अगर आप सिर्फ रिटायरमेंट के बाद इधर सीट और परकोजिट्स और वो जो सैलरी है उसको एंजॉय करने आएंगे तो ये बेस्ट है। ये एक पार्किंग स्लॉट है रिटायरमेंट के बाद, चाहे FBI के लोग आ जाएं चाहे कोई भी और बंदे आ जाए। आमतौर पर सारे आफ्टर रिटायरमेंट ही लोग इधर आए हैं। काम करने वाला बंदा जिसको लेजेंडरी ओम्बड्समैन कहेंगे वो सिर्फ एक ही था। FTO की जुरिसडिक्शन में क्या आता है, उसका काम है कि उसने 60 दिन में डिसाइड करना है। उसने नहीं किया, मेरा वो राइट उसने रोक दिया, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि आपका डीम्ड रिजेक्शन ऑर्डर आ गया। 61वें दिन डीम्ड रिजेक्शन ऑर्डर अपीलेबल है, मेरे पास राइट ऑफ अपील है, लेकिन जो कंडक्ट है उसके लिए मैं FTO के पास आ सकता हूँ कि आप इस बंदे को जिसने ये 60 दिन डिले किया है और अभी तक बैठा हुआ है, इस डिले के लिए पनिश करें। FTO का काम पैसे दिलवाना नहीं है। FTO उस अथॉरिटी को डिले को उस ऑफिसर को पनिश करेगा, सीट को नहीं करेगा। आप जब रिकवरी के लिए आते हैं तो 31वें दिन आप पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे होते हैं। भाई आप रिफंड के लिए क्यों 31वें दिन उसको डिसाइड नहीं कर देते, जो बनता है उसको दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस गाजी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आज हमारे साथ जो है वही शहजाद भट्ट साहब लाहौर से आए हुए हैं और ये जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे यानी क्रूशल इशू पर नए से नए प्रेसिडेंट कोर्ट के ज़रिए कायम कराए हैं और जिसके लिए ये बहुत ही पाकिस्तान लेवल पे मशहूर है। आज का जो हमारा इशू है वो है FTO का एक पोर्शन कि जिसमें FTO की कहाँ जुडिशन बनती है, कहाँ नहीं बनती, इस पे ये आपको ब्रीफिंग देंगे। फिर उसके बाद जो है कोई सवाल जवाब मैं करूँगा इनसे और ताकि मैं जो है ना कुछ चीज़ों की वजाहत इनसे ले सकूँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ वही शहजाद भट्ट साहब से, वो जो है ना FTO की कहाँ का टैक्स पेयर जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, और अगर नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता, ये जो है वही शहजाद भट्ट साहब। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया गाई साहब। जो टॉपिक है टैक्स ओम्बड्समैन, इसलिए ज़रूरी है कि हम देखें कि ओम्बड्समैन है क्या, उसकी क्यों ये बनाने की ज़रूरत पेश आई और उसके फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। जनरली स्पीकिंग टैक्सेशन के लाज में हर लेवल के ऊपर, चाहे इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, असेसमेंट्स और असेसमेंट से रिलेटेड आगे जो ग्रीवियंस है टैक्स पेयर का, उसकी रेमेडी के लिए अपील्स के फोरम प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट अपील फोरम है, कमिश्नर अपील है या कलेक्टर अपील है, फिर ट्राइब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये 2010 में 2000 में जो टैक्स ओम्बड्समैन का लॉ, इससे पहले गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ पैटर्न अडॉप्ट किए टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए। उससे पहले था इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, लेकिन वो इतना पावरफुल फोरम नहीं था। अब जब ये लॉ लाया गया तो इसका प्रीएम्बल ही बता रहा है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग पावर्स इसको दी गई हैं सिर्फ टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए। भाई साहब, इसका ज़रूरी है कि हम पहले देखें कि ये लॉ बनाने का मकसद क्या था। जो प्रीएम्बल टू FTO ऑर्डिनेंस है, प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन टू डायग्नोज, investigate, redress and rectify any injustice done to a person through maladministration by functionaries administering tax laws। अब देखिए बाकी जितने भी लाज हैं वहाँ पे उन्होंने बात किया है कि आप अगर ग्रीवियंस है तो आप अपील फाइल करें और वो आपको रेमेडी देगी, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस के ऊपर है। यहाँ पे उसने इनजस्टिस की बात की है। इनजस्टिस को अगर आपने रिवर्स करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो जस्टिस में अल्टीमेटली रिलीफ तो है ही, लेकिन साथ पनिशमेंट का एलिमेंट है जो रेगुलर एपलेट फोरम के पास नहीं है। और अफसोस की बात है कि सिवाय एक टेन्योर के उससे आगे और पीछे ये फोरम डिक्लाइन की तरफ गया है। ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा है कि लोग कोलेटरल मैनेज करते हैं,
कि हमने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करनी है और रेवेन्यू डिवीजन के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उसको ऑन करके अपने मामला चला रहे हैं। लास्ट जो टेन्योर था वो मैं कहता हूँ सबसे वर्स्ट था, जो 57,000 कंप्लेंट के ऊपर क्लोज हुआ है इन अ 4 ईयर टेन्योर। जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि आपने किसके अगेंस्ट जस्टिस प्रोवाइड करना है। भाई साहब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 जो मेयर एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। इसकी फर्स्ट क्लास ये है डिसीजन प्रोसेस रिकमेंडेशन एक्ट ऑफ अमिशन और कमीशन which is contrary to law, rules and regulation, departure from established practice or procedure unless it is bona fide and is a valid reason. फिर कह रहा है perverse, arbitrary, unreasonable, unjust, biased, oppressive or discriminatory based on irrelevant grounds involve the exercise of powers or the failure to do so for corrupt or improper motives. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ करप्शन या ब्राइबरी या लिफाफे पकड़ना ही मेयर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इम्प्रॉपर मोटिव्स वो बड़ा थिन लाइन है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है। फिर आगे एक्सप्लेन के सच एज ब्राइबरी, जॉबरी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस ऐसी डेफिनेशन है जिसके ऊपर लोग ना जाते हैं ना एफटीओ के ऑफिस में देख रहे हैं कि आपके पास पावर्स है सारी करने की विद इन लीगल फ्रेमवर्क। अगर आप नहीं कर रहे या आप करके उसको ख़राब कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। आप कहेंगे मैंने कोई लीगल काम नहीं किया, तो इम्प्रॉपर मोटिव्स भी मेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। ये सारा कुछ अगर एफटीओ की डेफिनेशन में है तो अभी रिसेंटली कई लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि जो एफटीओ के एडवाइज़र्स अल्टीमेटली एफबीआर से बिलोंग कर रहे हैं, जो एफटीबीआर के रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने वो एक गेट कीपर का रोल प्ले कर रहे हैं बाय मिस यूजिंग एफटीओ लॉ की प्रोविजन 92A, 92B और सेक्शन 10(3). वो क्या है? 10(3) है कि विद इन 6 मंथ्स आपने कंप्लेंट करनी है, और दूसरा जो 92A और 92B है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इनको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाए तो एफटीओ का फोरम एक टूथलेस टाइगर है, सिर्फ वो पेपर के ऊपर ओम्बड्समैन का काम कर सकता है, मुतसबी बाय बुक है, फिजिकल वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो इसको अब जिसका दिल चाहता है वो अपनी मर्जी से इसको इंटरप्रेट कर रहा है। 92A FTO shall not have jurisdiction to investigate, inquire into a matter which are sub judice before a court of competent jurisdiction or tribunal or board or authority. अब सब जुडिस मैटर कौन से जाएंगे? अल्टीमेटली वहीं जाएंगे जो हमने सेक्शन 2(3) में पढ़ा। आगे बी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेट टू असेसमेंट ऑफ इनकम और वेल्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ टैक्स और ड्यूटी, क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन, rules and regulation relating to assessment, determination, classification or valuation, in respect of which legal remedies of appeal, review or revision are available under the relevant legislation. अब ये बड़े कॉमन सेंस की बात है, अगर 2(3) को पढ़ें और 92B को पढ़ें तो विजडम लेजिस्लेचर का इतना वीक नहीं था कि उसने हर चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया। जो उसने डिसीजन, प्रोसेस, रिकमेंडेशन वो सारी अल्टीमेटली वो जाके मैच्योर होंगी असेसमेंट के ऊपर, और हर असेसमेंट के अगेंस्ट रेमेडी ऑफ अपील प्रोवाइडेड है हर लॉ में। तो फिर एफटीओ के फोरम बनाने का मकसद क्या था? बेशुमार डिसीजन हुए इससे पहले, आज भी हो रहे हैं, जहाँ पे दिल कर रहा है कोई एक जो है ना उसको लिए कि प्रेसिडेंट बने एफटीओ के फोरम का। इस फोरम के लिए हाईएस्ट लेवल है प्रेसिडेंट, और एफटीओ के अपने डिसीजन या एफटीओ से जो प्रीवियस हो चुके हुए हैं, बाकी इनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, ना कमिश्नर अपील ना ट्रिब्यूनल, क्योंकि वहाँ वो लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब इस तरह 10(3) है, 10(3) में 6 मंथ्स है। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि आपने जिसका दिल चाहता है एडवाइज़र का, वो 10(3) का बार लगा के आपको आउट कर दे, ये देखे बगैर कि जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपने एक रिफ़ंड एप्लीकेशन दी, रिफ़ंड अदरवाइज वो आपके पास नहीं आता, उसको वो नहीं कर रहा, तो वो तो रिटर्न गई है मेरी 4 साल पहले और मैं उसको परसू करता जा रहा हूँ, वो कॉन्टीन्यूशन प्रोसेस है। मैंने अगर 6 महीने बाद या 4 साल बाद देखा है कि मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, तो मेरा वो लास्ट जो इंटरेक्शन है वो आएगा लास्ट अग्रीव्ड टाइम पीरियड। इसी तरह मेरा अगर अपील इफेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहा डिपार्टमेंट, तो वो 2 साल तक अगर वो लटका रहता है तो वो 6 महीने तो पहले ही गुजर चुके हुए हैं। अब एफटीओ कहते हैं कि आप फौरी तौर पर नहीं आए, डे 1 के ऊपर तो मैं नहीं आ सकता। इवन मिनिमम 60 डेज तो वैसे ही दिए गए हैं कि अपील इफेक्ट देने के लिए। और फिर इससे बढ़ के एक
लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 10/3 के ऊपर। इससे पहले कोई लोग नहीं गए। ये राना सजाद हुसैन वर्सेस FTO लाहौर है। उस टाइम के चीफ जस्टिस से उमरता बंदियाल साहब, उन्होंने 10/3 के ऊपर कहा कि FTO के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इवन 6 मंथ के पीरियड को वो कंडोन कर सकता है और उसके ऊपर कंप्लेंट को टेकअप कर सकता है। ये आज तक किसी एडवाइज़र ने इसको नहीं यूज़ किया, ना देखा कि ये मामला कैसे हो रहे हैं। तो ये अभी मौजूदा जो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है, एक प्रोफेशन से आए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, FC हैं। उम्मीद है कि ये जो इन्होंने वो अल्टरनेट एपलेट फोरम कभी बनने की कोशिश करते हैं या उस बेसिस के ऊपर लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की, ना कि आप FBR के गेट कीपर बन जाएं। आपका काम एहतसाब करना है। एहतसाब के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टैक्स पेयर के साथ हुआ क्या। टैक्स पेयर एक स्पेसिफिक क्लास है पाकिस्तान की। वो ऐसे ही तो नहीं लोग किसी शौक में आपके पास आ जाते और फिर आ गए जी कि आप वो टेक्निकल नॉकआउट उनको कर देंगे जी ये सब जुडिस है या 6 महीने गुजर गए हैं। आपने एडवोकेट ऑफ FBR नहीं बनना, आपने एडवोकेट ऑफ टैक्स पेयर बनना है। रिटायरमेंट के बाद आपका लिंक सारा FBR के साथ ख़त्म हो गया। अब आपको अगर FTO ने अपॉइंट कर दी है एडवाइज़र, डीलिंग ऑफिसर, तो आपका काम मोहतसब का है। अफसोस की बात है कि कई केसेस में जहाँ पे लिटिगेशन बन रही है वहाँ पे 92A-B को मिसयूज़ किया जा रहा है और स्पेशली 10/3 की बेसिस के ऊपर जब दिल चाहता है किसी के 10 साल पुराने भी आप टेकअप कर लेते हैं। ये मौजूद हैं सारे केसेस। और जब दिल नहीं चाहता तो आप 12 महीने भी कहते हैं जी 6 महीने से ऊपर है जी। अच्छा भट्ट साहब, आपने पहला ही जो है ना ये बताया है कि भी बाकी लॉज में यानी बाकी फोरम में जो रूटीन के रेगुलर फोरम हैं वहाँ किस यानी कि अफसर को सज़ा देने की प्रोविज़न नहीं है, जबकि यहाँ जो है ना FTO के पास इख्तियार है कि उनको सज़ा दे सकते हैं जी। वैसे पहला मेरा सवाल ये है कि मैंने जो देखा है कि एपेलेट फोरम पे जो एपेलेट फोरम होता है ना उसके पास अख्तियार होता है कि वो टैक्स ये अपने जिस बंदे ने अफसर ने गलत काम किया है उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्चर पास कर सकता है, जो कि उसके रिकॉर्ड का पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बन जाता है। तो ये जो स्ट्रिक्चर है क्या ये सज़ा का सज़ा नहीं है ये कि जो उसके उनके पास भी तो सज़ा का इख्तियार है। लेकिन मैंने जो है ना अपने मेरा कोई 40-45 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी स्ट्रिक्चर के ऊपर जो है ना अमल दरामद हुआ हो। और इसी तरह ही जो है ना ये जो FTO जो है ना सज़ा या देता है या उसके ख़िलाफ़ फाइंडिंग देता है, कभी मैंने नहीं देखा कि उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ हो। ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये सज़ा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बजाय कि यानी अमल दरामद शायद आपने भी कभी ना देखा हो कि किसी के ख़िलाफ़ अमल दरामद हुआ अफसर के ख़िलाफ़। उल्टा FTO के ख़िलाफ़ FTO ने फ़ैसला जो किया या डील कर रहा है जिस तरह वो कर रहा है काम, उसमें मैंने FTO को सज़ा होते हुए देखा है और FTO को सज़ा होते हुए देखा है ना। सॉरी, जो है ना ये एक सडल साहब ने एक सलीम साहब थे एडिशनल कमिश्नर, उनको जो है ना सज़ा दी थी, लेकिन वो भी पर्सनल अपनी गिरज की वजह से। एक अफसर को सज़ा हुई है और वो जो है ना अपने 19 से 20 में नहीं जा सका, 20 से 21 में नहीं जा सकता, 19 से स्केल में रिटायर हो गया। तो अब ये जो है ना ये उसका पर्सनल मैटर था जिसके ऊपर उसने सज़ा दी है और उसको फॉलोअप किया और इम्प्लीमेंटेशन करवाई। अब ये बताएं कि जो है ये अफसरों को कोई इसके अलावा इनके अपने फ़ैसलों में कितने अफसरों के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है कि ये करें ये करें ये करें ये करें ये करें ये, कोई एक मिसाल दे दें जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई हो सिवाय एक के, वो भी पर्सनल अपनी गिरज की वजह से थी, उसमें कोई किसी टैक्स पेयर का इशू नहीं था। चलें, आपने कम अज़ कम 7 मरतबा यूज़ किया वर्ड पर्सनल ग्रज। ये मिस कम्युनिकेशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये गलत है
जो भी FBR या बाकी लोग हैं, पर्सनल ग्रज कुछ भी नहीं था। पर्सनल ग्रज के ऊपर कभी कोई सज़ा नहीं हो सकती। पहले आपने कहा कि कमिश्नर अपील भी सज़ा देता है या बाकी, कोई पास नहीं है जैसी पास FTO के पास है। सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 16 है, उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली पास दिए हैं कि आप इवन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रिकमेंड कर सकते हैं। अब आपने कहा कि सज़ा किन लोगों को हुई, अब पढ़ लें सेक्शन 13 में रेफरेंस बाय फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, ये आप प्रेसिडेंट को रेफरेंस भेजते हैं। सेक्शन 14 की 5 और 6 में पार्स हैं कि आप किसी भी रेवेन्यू डिवीजन एम्प्लॉइज़ को आप क्रिमिनल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रिकमेंड कर सकते हैं। 16 में डायरेक्ट आपके पास उसकी कंटेम्प्ट की पास है। अब इससे पहले हुआ क्या, FTO ने ही सज़ा दी। FTO ने एक 18 साल की सर्विस के बंदे को डॉट में ट्रेनिंग में भेजा। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, ना किसी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, तो ना ही किसी हाई कोर्ट ने, ना ट्रिब्यूनल, ना कमिश्नर ने, ना किसी पुराने FTO ने। वो बंदा 6 महीने डॉट में टैक्सेशन लॉज और अकाउंटिंग लॉ पढ़ने के बाद पेपर दे के फिर दोबारा सर्विस में आई, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर FTO ने एक मुल्तान के ही आपके थे IRO, उनको नैब में रेफ़र किया, वो डिमोट हुए इंस्पेक्टर से। फिर फर्दर डिपार्टमेंट इंक्वायरी में वो UDC पे गए। ये सिर्फ डॉक्टर सडल साहब के दौर की बात है, वो भी डॉक्टर सडल साहब की एक्टिविटी थी। फिर सलीम वाला केस आपके पास मौजूद है। अब पर्सनल ग्रज जो है ना, वो ऐसे नहीं है। उस केस में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा हूँ। वो जो ऑफिसर थे, उन्होंने एक फैसलाबाद के टैक्स पेयर को रिफ़ंड की बेसिस के ऊपर इस हद तक तंग किया कि वो FTO के पास कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद उसने कहा जी मैं अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर रहा हूँ। वो कंप्लेंट उसने विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दी, उसको प्रोसीड किया। वो फिर पर्सनल इस हद तक हो गया कि उसने एक झूठी FIR कटवाई टैक्स पेयर्स को, और उसमें इनको नॉमिनेट कर दिया FTO और उनके एडवाइज़र्स को। और उन्हीं लिटिगेशन के ऊपर उमर ताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ने, ये मैं अभी इमरान साहब को प्रोवाइड करता हूँ, ऑर्डर पास किया था कि ये लाइफ टाइम जो सलीम साहब थे हाई कोर्ट पेश नहीं हो सकते। उसके बाद उन्होंने 13 रिट पटिशन फाइल की, जिसमें उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए FTO के बारे में। डॉक्टर सडल साहब आज खुद तो कुछ नहीं है, उनको तो लोग अगर जाके पर्सनल ज़ाती तौर पे गालियाँ निकालेंगे तो वो उधर मुंह करके चले जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने टैक्स ओम्बड्समैन के फोरम को यहाँ पे रेडिक्यूल किया, तो सेक्शन 16 में पार्ट है वो उन्होंने यूज़ की। उसके बाद वो बंदा प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया कि आपने ये गलत काम किया है, जिसकी रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में है सेक्शन 16 में। तब वो पनिशमेंट हुई। किसी किस्म का कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। पर्सनल ग्रज के ऊपर जजेस ऐसा काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर शोएब सडल साहब ने पर्सनल ग्रज के ऊपर एक बंदे को जेल दे दी। अगर वो पर्सनल ग्रज था तो वो अगले सेकंड उन्होंने उड़ा देना था। वो 8 साल सस्पेंड रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीअफर्म किया कि आपकी 2 महीने की टोटल वो इम्प्रिजनमेंट थी, 8 साल आपने भुगत लिया है, अब हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। वो ना वो रिवर्स हुई है, ना उसके ऊपर कोई रिमार्क्स आए हैं कि ये पर्सनल था। आप अगर पूरी चीज़ देखें, ये करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए बड़ा ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि शोएब सडल साहब ने पर्सनल ग्रज में एक बंदे को जेल भेज दिया, उसकी सारी एक्टिविटीज़ एक पूरी ट्रेल है, और वो वर्स्ट काइंड ऑफ मैड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है, जिसकी उसको इस लॉ में कीमत भुगतना पड़ी। जो इस लॉ को फर्स्ट टाइम किसी बंदे ने, जिसका नाम डॉक्टर शोएब सडल था, वो यूज़ किया। जी बट साहब, मैं आपको याद कराता हूँ, क्योंकि वफाकी टैक्स ओम्बड्समैन का दफ्तर जो है ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। जी उस वक्त मैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, और इसको ये कुछ 6 महीने में कोई मेरे ख्याल 30-40 कंप्लेंट आई थी। उस वक्त तक इन्होंने एडवाइज़र नहीं रखे थे। तो वो जो है जस्टिस सलीम अख्तर साहब जो है, वो जो है ना, ये ख़ुद यानी FTO थे, पहले FTO वो थे, और ख़ुद हेयरिंग किया करते थे। और वो जो है ना, किसी को कोई ना सख्ती करते थे ना कुछ करते थे। बड़े पॉजिटिव किस्म के बंदे थे। जैसे अब्दुल्ला यूसुफ है, उसके दौर में बड़ा पुरसकून काम रहा, हालांकि ना उसने किसी को सख्ती की ना कुछ किया। लेकिन जो है सलीम अख्तर साहब जो है ना, वो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट, उनके अपने दौर में FTO के फोरम का इतना खौफ था कि हम जो है ना,
ये सिर्फ इतना कहते थे अफसर को आके कि हम जा रहे हैं FTO साहब के पास, और ये इतना कहना ही काफ़ी होता था, हमारा काम यही हो जाता था। तो इतना खौफ था उसका, हालांकि उसने किसी को कुछ सज़ा भी नहीं दी, कोई ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग खौफ खाते थे। पूरे पाकिस्तान में जितने ऑफिसर थे वो जो है ना वो सब डरते थे। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त तो वकील अहमद खान जो है उस वक्त मेंबर FBI थे। वो जो है ना उसको बुलाए रखता था अक्सर, वो आके बिठाए रखता था। वो देखा कि भी, और वो जो है ना असेसमेंट वाले केसेस में भी रिलीफ दे रहा है, फलां केसेस में दे रहा है, ये कह रहा है। उस वक्त लॉ में ये था कि जी जिस वक्त FTO के पास जा रहे हैं उस वक्त को अपील पेंडिंग नहीं है, लिहाजा जो है ना FTO के पास जाने के बाद अपील भी हो जाती थी और ये दो फॉर्म चल रहे होते थे। और ये जो है ना और FTO ने यानी कि डिपार्टमेंट के फ़ैसलों को बड़ा यानी कि उसको यानी ख़त्म करते गए, काफ़ी हद तक ख़त्म किए, बहुत यानी कि खौफ पैदा किया हुआ था उन्होंने सिर्फ फैसलों के ज़रिए। अब वकील अहमद ख़ान ने देखा कि भाई ये जो है ना, जब भी पूछते थे ना उससे, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन का तो जिम्मेदारी मेंबर FBI पे होती है या चेयरमैन पे, उसके बाद मेंबर FBI। जब भी कोई हमारा, वैसे भी पाकिस्तान में हर वक्त जो है ना हम शॉर्ट ऑफ फंड्स होते हैं, तो जब भी कभी बात होती थी वो यही कहते थे हम टैक्स लगाते हैं, FTO साहब ख़त्म कर देते हैं, हम क्या करें, हम टैक्स लगाते हैं तो FTO साहब ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो है ना उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया। फिर उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करवाया, उसमें ये था कि जैसे ही जो है ना डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा तो वो जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी FTO के ऑर्डर की। उधर जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो था वो सेक्शन ऑफिसर होता था, अब तो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वहाँ जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे केस को टेकअप कर रहे थे। उस वक्त सेक्शन अफसर होता था, उसको क्या रखा था कि भाई जो भी कंप्लेंट यानी हमारी रिप्रेजेंटेशन आए FTO के पास ना प्रेसिडेंट के पास, उसको एक्सेप्ट करते जाना है, यानी FTO के फैसलों को नलीफाई करते जाते थे। ये प्रोसेस सलीम अख्तर के चौथे साल में ये हुआ है सारा। उसके बाद अगला अफसर FTO आया मुनीर शेख, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज थे। तो उन्होंने, उनके दौर में भी यही चलता गया। FTO के पास लोग कंप्लेंट करना छोड़ दिया कि यहाँ से रिलीफ तो मिलता कोई नहीं, अगर रिलीफ मिले FTO देगा तो ये रिप्रेजेंटेशन कर देगा, इनएप्लीकेबल हो जाएगा उसका फैसला और इनफेक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना वहाँ से डिपार्टमेंट के हक में वो आ जाएगा फैसला। तो उसका भी दौर गया। फिर उसके बाद तीसरे ओम्बड्समैन आए थे, साहिवाल के थे, अय्यूकू ये किस तरह क्या नाम था, कोई याद है आपको तीसरे ओम्बड्समैन का? मुझे जहन से निकल गया। तो वो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फेलो भी थे। तो वो जो है ना उनका दौर भी इसी तरह गुजरा। अब एक साल अपने सलीम अख्तर का आखिरी साल, और 4 साल मुनीर शेख के, और 4 साल जो है इसके जो अयूब था क्या, उनके बाद आए थे डॉक्टर शहाब सलील, फिर आए थे अब्दुल रऊफ। अच्छा, उनके बाद यानी मुनीर शेख के बाद आए थे जी डॉक्टर शहाब सलील, फिर अब्दुल रऊफ आए थे, फिर अब्दुल रऊफ, हाँ अब्दुल रऊफ सुखेरा साहब आए थे, हाँ सुखेरा साहब, फिर डॉक्टर आसफ जा, और फिर ये हाँ बिल्कुल सही। जफर जादी साहब। मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना मुनीर शेख का 4 साल, 1 साल सलीम अख्तर का, और उसके बाद 3 साल शोएब सडल के। क्योंकि 3 सालों में भी आप देखें कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। फिर चौथे साल में ऐसे लगा कि जैसे सलीम अख्तर साहब दोबारा आ गए। इतने फैसले फेवर में किए और फिर फॉलो भी किए, जनरल यानी डिपार्टमेंट के जो है ना ख़िलाफ़ किए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का बंदा था जिससे ये ग्रीवेंस चली थी इसकी, या डिस्प्यूट चला था। तो इसमें जो है ना उसने जो है ना डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ फैसले किए। फिर जो है ना उसके बाद जो है ना उसके सदन के जाने के बाद फिर वही माहौल दोबारा बहाल हो गया। अब जो है ना आप कहते हैं कि जी पर्सनल ग्रज नहीं थी, अगर ये सलीम ये एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद, अगर वो जो है ना कोई हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ ना जाते तो शोएब अख्तर भी जो है ना इतना जो है ना शोएब सदर
वो भी इतना जो है ना यानी कि नाराज़ ना होता इससे, रूटीन में चलता जाता। वो इसके खिलाफ पर्सनल कंप्लेंटें रिटेन पर्सनल लेवल की बना के लेके गया, वहाँ से इसको तंग किया, इसने फिर कॉल किया, ये नहीं आया, इसके ना आने पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, और फिर उसके बाद जो है ना ये पर्सनल ग्रज ही होती है। अगर यानी अगरचे रंग दिया गया है, लीगल रंग के बगैर तो कोई प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन था बैकग्राउंड में पर्सनल ग्रज कि ये मेरे खिलाफ, ये कौन होता है कि मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में जाने वाला, ये पर्सनल ग्रज। मैं तो इसको वो मैंने कहा डॉक्यूमेंट सारे देखेंगे। इवन उन्होंने तो ट्राइब्यूनल के मेंबरों को भी हाई कोर्ट ले गए थे कि ट्राइब्यूनल के मेंबर ने मेरे खिलाफ मेरे फैसले को गलत रिवर्स किया। तो मैंने बताया ना, ज़हनी मर्ज का कोई इलाज नहीं है। ट्राइब्यूनल के मेंबर, मैं उसको जानता हूँ, हमारे पास भी कमीशन पी रह गए हैं। हाँ जी, मैं जानता हूँ। अब तो वो पास्ट है। दूसरा, उन्होंने जो कुछ किया टैक्स पेयर्स के साथ और इस अदारे के साथ, उसकी उनको कीमत अदा करनी पड़ी। वो कोई जाती डॉक्टर शोएब सडल के नाम के ऊपर कुछ नहीं था, अदारे के ऊपर था। अब अदारे को, अब जो इस टाइम जो सिचुएशन है, ये FBI ने एक दाखिला इसको समझा हुआ है, तो ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ कंटेम्प्ट है कि आप 57,000 ऑर्डर पास करें और लोग उसको रद्दी की टोकरी में फेंक के बैठे हुए हैं। नहीं, अभी यही है कि अभी FTO की जो है ना, पहली तो बात यह है कि इनके यानी अभी उसकी तरह हम नहीं जा रहे कि भी कहाँ जो है ना FTO के पास जाया जा सकता है, कहाँ ये कंट्राडिक्टरी है लॉ आपस में कि भी आप जाते हैं तो दूसरा लॉ उसको रोक देता है कि आप नहीं आ सकते। तो वो जो है ना, पहले तो हम यही कर रहे हैं कि जो है कि FTO के फैसले आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है। चौधरी अब्दुल रऊफ़ के दौर में ही मैंने FTO का प्रोग्राम कराया था मुल्तान में, आप भी आए हुए थे। उस वक्त जो है ना ये बताया गया कि भी मेरे कुछ बंदे ने बताया कि जी मेरे 10 पेशियाँ लगी हैं, 15 लगी हैं, 20 लगी हैं, इम्प्लीमेंटेशन हुई। उस हालांकि लिखा होता है विद इन 30 डेज या सर्टन टाइम इम्प्लीमेंटेशन हो। याद है कि नहीं याद को आपको? तो उसमें से पीछे से एक हमारा वकील इनकम टैक्स का बोला कि जी मेरे 100 रिमाइंडर आ चुके हैं, अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। 100 याद है कि नहीं याद है? तो ये जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होनी, और कंटेम्प्ट का जो है ना, कभी यानी कि कोर्ट का नॉन कंप्लाइंस का कंटेम्प्ट है ना, तो कंटेम्प्ट का मुझे एक ही केस दिखा दे जहाँ किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई। मैंने इसीलिए कहा, अगर ये पार्ट सारी मौजूद हैं, लॉ मेकर्स ने समझबूझ के साथ ये एक लॉ बनाया है जिसकी स्टेप बाय स्टेप है। उसने डेफिनेशंस दी, फिर पार्स दी, फिर पार्स को अगर बंदा डिसरिगार्ड कर रहा है उसकी पनिशमेंट का प्रोसीजर दिया, उसको यूज़ करने का है। अगर आप सिर्फ रिटायरमेंट के बाद इधर सीट और परकोजिट्स और वो जो सैलरी है उसको एंजॉय करने आएंगे तो ये बेस्ट है। ये एक पार्किंग स्लॉट है रिटायरमेंट के बाद, चाहे FBI के लोग आ जाएं, चाहे कोई भी और बंदे आ जाए। आमतौर पे सारे आफ्टर रिटायरमेंट ही लोग इधर आए हैं। काम करने वाला बंदा जिसको लेजेंडरी ओम्बड्समैन कहेंगे, वो सिर्फ एक ही था। डर होना इसीलिए ज़रूरी है कि ये कोई रेगुलर जज नहीं है। जज का किसी को कोई डर नहीं होता कि भाई उसने रिलीफ दे देना है। मैं यहाँ डिसएग्री करूँगा जी। उसकी वजह यह है कि जब इनको यानी ओम्बड्समैन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वही पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब ये पावर दे दी है तो फिर ये क्या इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इस्तेमाल करने के लिए बंदे के पास अपनी इंटरनल करे ही चाहिए। पावर तो हर एक के पास है, यूज़ कौन करता है? नहीं, बात तो फिर क्या फ़ायदा है पावर देने का? पावर देने का फायदा ही नहीं होते कि वहाँ पे आप बंदा वो लाएं जिसको पता हो कि मेरा काम मुहतसबी है, जिसने सिर्फ यस सर करना है, जिसने लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर रिप्लाई, तो वो कंटेम्प्ट की पावर कैसे यूज़ करेगा? आप फ़र्क देखें। फिर ये कंटेम्प्ट की पावर जो डाली गई है उसमें से ऑर्डिनेंस में से निकाल दी जाए, जब उसने इस्तेमाल ही नहीं करनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑफिस 2000 में बना है, और उस वक्त मैं आपको बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी था पाकिस्तान टैक्स बार। पहले 6 महीने में 40 कंप्लेंट आई थी। फिर हमने इसको लेके जो है ना पूरे पाकिस्तान में टैक्स बार्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलाया। उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट की, फिर उसके बाद लाइनें लगी कंप्लेंट्स की। ये 2000 यानी पहले यानी 6 महीने के बाद जो है ना, जैसे जैसे हमने पाकिस्तान के सारे का इसको राउंड कराया, तो प्रेसिडेंट हमारे अशरफ हाशिम साहब थे, जनरल सेक्रेटरी मैं था। इनको पूरे पाकिस्तान में टैक्स बार्स और ये जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और फिर उसके बाद जो है ना, फिर इसके बाद रिपीटेड विजिट हुए इनके,
तो आप अवेयरनेस मेरी इतनी बात हुई। सुने, मैं अभी भी समझता हूँ। अब नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि 2000 से लेकर अब 26 में जा रहे हैं, तो 25 साल हो चुके हैं कंप्लीट। इन 25 सालों में कोई कारकर्दगी, कंटेम्प्ट का मतलब बता दें कि क्या कंटेम्प्ट की कारकर्दगी? सिवाय डॉक्टर शवाब सडल के पीरियड के कुछ भी नहीं हुआ। अब आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बात करना, सुने, ये लॉ बड़ा स्पेशल है। मैं समझता हूँ कि 3 डिजिट्स में कंप्लेंट का मतलब है नाकाम अदारा मुतसब है। ये वाली डेफिनेशन क्लास किसी फिजिकल लॉज में नहीं है। सिर्फ इसको अगर इम्प्लीमेंट करा दें आप, डिसीजन प्रोसेस रिकमेंडेशन एक्ट ऑफ कमीशन कमीशन कॉन्ट्रेरी टू लॉ। अब कॉन्ट्रेरी टू लॉ तो कई काम ये कर रहे हैं, बाकी सारे कहते हैं ना इलीगल है। हर रोज कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल कहता है आपका इलीगल है, हम रिवर्स कर रहे हैं। प्रोसेस रिकमेंडेशन एक्ट ऑफ कमीशन विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ रूल्स रेगुलेशन डिपार्चर फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस अनलेस इट इज बोनाफाइड एंड फॉर वैलिड रीजन। अगर आपको ये पता चल गया कि ये बोनाफाइड और ये वैलिड रीजन नहीं है, फिर उस बंदे का कोई काम नहीं है कि वो रेवेन्यू डिवीजन में बैठ के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सैलरी ले और पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम को बर्बाद करे। कंप्लेंट आए और ये साबित हो जाए, उसके बाद वो घर जाए। वो एक कंप्लेंट के बाद उस जैसी 10,000 कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। बिल्कुल सही। ये यहाँ से समझें, आपका मतलब रिटायरमेंट के बाद आ गए हैं तो आपको वो गोद नहीं ले लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स पेयर मनी से कि जी आप 15,000 कंप्लेंट डिसाइड करेंगे तो आपने अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। अगला देखें, प्रिवर्स आर्बिट्रेरी अनरीजनेबल अनजस्ट बायज ऑप्रेसिव डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन इररिलेवेंट ग्राउंड्स, ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, ये चीज़ें अगर साबित हो जाएं तो फिर आपका क्या काम रह जाता है कि आप कहें जी कि इसको रिलीफ दे दो। भाई आप तो रिलीफ देने के लिए बैठे ही नहीं हुए। ओम्बड्समैन की इनको आज तक सिवाय उस बंदे का ये नहीं पता चला कि मुतसब क्या होता है, एहतसाब करना क्या है। नहीं, इसका रिलीफ तो सर अपने से भी मिल सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, आगे लेकिन इनके ऊपर यानी सजा वाला एक तरफ जाना चाहिए। निगलेक्ट, इनअटेंशन, डिले, इनकम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी, इनएप्टीट्यूड, ये तो हो ही रहा है, सब पूरे पाकिस्तान में हो रहा है ना। ये दायरा बनाने का मकसद इसको ऐसे किताब में रख के बंद करना नहीं था। ये चीज़ें अगर प्रूव हो जाती हैं, मैं अगर ले गया हूँ आपके खिलाफ, तो आपका एफटीयू का कोई जवाब नहीं है कि आपको मेरी कंप्लेंट के डिसीजन के बाद उस सीट पे रहने दें। इसका मतलब है आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पुलिस में लगा दें या किसी भी जगह पे लगा दें जहाँ पे आप बाय फोर्स जो मर्जी काम कर लें, जैसे एनकाउंटर करते हैं आप आउट ऑफ कोर्ट, वो आप करें। टैक्सेशन के निज़ाम को आप बर्बाद ना करें। आप टैक्स पेयर को नहीं सर्व कर रहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहे, इस टैक्सेशन के निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी टैक्स पेयर की कॉस्ट पे, जो आपकी नाअहली, इनकम्पिटेंसी, इलीगैलिटी की वजह से स्टेट बर्दाश्त करती है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील, फोर्थ अपील, वो फ्री फंड में नहीं होती। कमिश्नर अपील का भी टाइम ट्रांसलेट करें, मैं और आप पे कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल के डीबी बैठी होती है, वो मुफ्त में नहीं बैठी होती। हाई कोर्ट के जजेस का टाइम है, पर सेकंड को ट्रांसलेट करें। अगर एक ऑफिसर की नाअहली को वो वहाँ तक एफआईआर लेके जा रहा है, उनको जूतियाँ आप कौन मारेगा? जूती मारने का मतलब फिजिकल जूती नहीं है, ये यही है कि आप उसको घर भेजें, उसको खुदा हाफिज कहें, पनिश करें कहीं, या वैसे कहें कि आप इस सीट के लिए नहीं। उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। आपने अगर उसके एक्शन, जैसे सूर्य में है ना कि कोई बंदा कोई गलत काम करता है या ऐसा करता है जिसमें उसको सजाए मौत होती है, पब्लिकली करते हैं ताकि बाकी देखने वालों को कह रहा हूँ, अगर 2-3 में आपने एक इन्वेस्टिगेशन कर ली, और ये नामुमकिन है कि एफबीआर के रिटायर्ड बंदे अपने ही एफबीआर के जूनियर ऑफिसर्स को इस लॉ में कोई इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। वो रास्ते ढूंढते हैं, जो मैंने शुरू में कहा, वो कहते हैं किसी तरीके से इसको हम, जहाँ स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट है, 9(2)A और B का बार लगा दें, 10(3) का बार लगा दें, पेंडिंग का बार लगा दें कि जी ये साबित नहीं हुई है, वहाँ पे पेंडिंग है, और उसको दीवार के साथ लगा के उसे रास्ता दें। यही होता जा रहा है। इस वजह से लास्ट भी हमारा सेशन हुआ था, उनका कि ये नाइंसाफ़ी पे नहीं है, बेहुदा तरीन पाकिस्तान का टैक्सेशन निज़ाम है, ये IMF ने कहा था। शुक्रिया ना। ये जो आपने बात की है कि जो एडवाइज़र लगते हैं डिपार्टमेंट से जाते हैं, और ये सारी उम्र इन्होंने डिपार्टमेंट में रहे होते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इनके जो है ना, ये उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते वक्त ये इनक्लाइंड होते हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से फेवर दें।
तो ये जो है ना, ये अगर यहाँ डिपार्टमेंट का बंदा ना आए, वैसे भी आपने जैसे बात की है कि ये इनको जो है ना एक पैराडाइज मिल जाती है रिटायरमेंट के बाद, तो अपना वही स्टेटस, वही चीज़, वही दोबारा मिल जाता है एज एडवाइज़र, तो वही फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो अगर ये डिपार्टमेंट की बजाय डिपार्टमेंट के बाहर के बंदे को आए, क्योंकि एडवाइज़र जब डिपार्टमेंट का होगा वो डिपार्टमेंट को ज़रूर फेवर करेगा, और जो कंप्लेनेंट है उसको तो फ़ायदा नहीं होगा उसके उस एडवाइज़र का। नहीं, वो कोई अर्ज नहीं है। देखिए, एक टेक्निकल नॉलेज है, उसको आने दें। अब आपने जिस तरह इधर अकाउंटेबिलिटी है ना, आप इन हाउस अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अगर एडवाइज़र का मतलब है डीलिंग ऑफिसर, उसने डील करके जो चीज़ें रिकमेंड की अगर वो रिवर्स हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे अपना पैमाना बनाएं, 1 2 3 5 7 10, उसके बाद उसको भी खुदा हाफिज कह दें। वो तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, 24 सेकंड के नोटिस के ऊपर आप कह सकते हैं, आर्स नहीं, आप बुलाएं उसे कहें जी खुदा हाफिज। कितना वक्त लगा है ना। बिल्कुल सही। तो आप और ये वो तो निज़ाम लेके आए, अडहाक बेसिस पे अपॉइंटेड होते हैं, निज़ाम उनका लेके तो आए। स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड भी नहीं है। और अगर बेहतर करना चाहते हैं तो जैसे हर फिजिकल स्टैट्यूट में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। एक को कहते हैं जुडिशियल मेंबर, एक को कहते हैं टेक्निकल मेंबर या अकाउंटेंट मेंबर। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, एफईडी, आपने एफबीआर से लोग ले लिया, अच्छा है, आप उनको वहाँ पे करने दें काम। साथ आप लीगल माइंडेड लोगों को बिठाएं। हर टैक्स पेयर की जो कंप्लेंट है उसमें कम से कम 2 बंदे एफटीओ को डील करके रिकमेंड करें क्या हो रहा है। वहाँ पे चीज़ें बेहतर आएंगी। ये अदारा अपना वो मयार और उसका मुकाम जो है ना वापस लेगा। टैक्स ओम्बड्समैन का काम है कि टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करे। मुल्क उसी लिए बेहतर होगा जहाँ पे आपको मुनसिफाना टैक्सेशन का निज़ाम होगा। यहाँ पे जब इनजस्टिस इस हद तक चला गया है कि लोगों ने इसको एक डाकखाना बना दिया, कन्वर्ट कर दिया है। 45-50 ऑर्डर्स पर डे, ये कोई सुपरमैन भी नहीं कर सकता। आपने लास्ट ईयर में ये वर्स्ट काइंड, इसलिए मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा जी हमने 57,000 कंप्लेंट डिसाइड की हैं इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। आप एवरेज वर्किंग डे के ऊपर देखें, 50 कंप्लेंट पर डे बनती हैं। आप तो 50 अपने सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो आपने पढ़ के डिसाइड कैसे कर दिया क्या मुंसफी की, क्या मोतसब का काम किया सिवाय एक डाकखाने को प्रमोट करने के। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से जो है ना कंप्लेंट्स करने का ट्रेंड जो है ना वो ख़त्म हो गया है। मुझे याद है कि वहाँ जो है ना एफटीओ के पास हम जब जाते थे, काफ़ी जैसे आम अदालतों में केस रखते हैं ना, इसी तरह केस रखते थे। अब एफटीओ के ऑफिस में आप चले जाएँ, वहाँ शायद आपको एक आध केस कोई मिल जाए जो है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कोई पिछले 4-5-6 साल से शायद कोई कंप्लेंट ही नहीं की, वरना मेरी काफ़ी कंप्लेंटें पेंडिंग हुआ करती उसकी रीज़न आपको पता चल गया कि ये डाकखाना है। कोई अभी हिजाजी साहब आए हैं, ये प्रोफेशनल सेंसिबल हैं, ये अभी भी अपना यार्ड स्टिक बना लें कि नॉट ओवर 10 कंप्लेंट्स इन ए मंथ, और वो 10 आर्डर ऐसे हों कि अगले महीने आपके 8 आर्डर रह जाएं, उससे अगले महीने में 5 रह जाएं। भाई लोग वो चीज़ लेके ना आए, उनको पता होगा कि अगर इधर गया तो फिर खाली हाथ वापस नहीं आना। अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि जी हमने उसको यार्ड स्टिक को मेंटेन करना है कि 57,000 को अब 57,500 पे लेके जाना है, ये रैट रेस कभी ख़त्म नहीं होगी सिवाय इस अदारे की बर्बादी के। ये राना मुनीर साहब जो है ना, वो जिस एडवोकेट के साथ हैं, अगर आपको नाम याद हो तो मुझे बता दें, मैं फिर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वो राना मुनीर साहब डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर शुएब से नहीं, डॉक्टर असफ जा, राना मुनीर अपना लाहौर टैक्स बार का वो हमें किसी बंदों को डिस्कस नहीं करना चाहिए इसमें। बेसिकली हम लॉ को डिस्कस नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको, लॉ ही हो रहा है डिस्कस यहाँ। वो याद है आपको, डॉक्टर साहब थे जिनके साथ वो राना मुनीर अटैच है। अच्छा, ऐसे था कि एफटीओ ने, सलीम अख्तर ने अपना जो है ना, ये जो है ना अपने दौर में एक तमाम बार से बंदे बुलाए थे, तो वो वहाँ गए थे, एक कॉन्फ्रेंस करी थी अपने आखिरी साल में। उसमें जो है ना, यानी उस वक्त की बात है जब ये अपने वकील अमीर खान ने वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं लिया था, उससे पहले की बात है, थोड़ा सा पहले की बात। उसमें जो है ना तमाम लोग तारीफ़ कर रहे थे कि जी एफटीओ कंप्लेंट्स की तादाद बढ़ गई है, अब इतनी होगी, ये एफटीओ का ये जो है ना डिसीजन कर रहे हैं, ये उसके असरात है, फलां है। वो डॉक्टर साहब जो थे ना, मैं उनकी जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने अपना बाद में जो है ना क्वेश्चन आंसर हुए ना, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए कि ये तादाद बढ़ने के ऊपर
एफटीओ का जो है ना रोल जो है ना ऐसा होना चाहिए कि उससे कंप्लेंटें नहीं बढ़नी चाहिए बल्कि कंप्लेंटें कम होनी चाहिए, ताकि उनको खौफ हो कि जो अगर हमने जो है ना नहीं काम किया तो ये जो है, अब जब माहौल फील्ड में ठीक ठाक हो जाएगा कंप्लेंटें कम होंगी। अगर यानी कि अगर कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा या कोई और चीज़ नहीं हो रही तो वो तो कंप्लेंटें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। लेकिन जैसे अब दौर आ गया है कि इनकी तरफ से किसी को कोई इतना रिलीफ नहीं मिला, कई अब काफ़ी लोग जो है ना कंप्लेंटें करना ख़त्म कर दिए। तो सर एक मेरा भी सवाल है कि वाइंड अप करते हैं इसको। इसमें मैं जब भी एक जाता हूँ ना एफटीओ में तो 9(2)B ऑब्जेक्शन लग जाता है। उस 9(2)B के ऊपर कई फैसले भी मुझे जुरिडिक्शन की उन्होंने कहा कि पहले आप जुरिडिक्शन ऑर्डर करवा लें अपना असेसमेंट का, फिर आपकी जुरिडिक्शन ट्रांसफर भी हो जाएगी। रिफंड के ऊपर एफटीओ साहब कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो सर्कुलर है वो मेरी डोमेन से बाहर है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने 6 मार्च 2026 को उसको कोई डिसीजन दे दी है, तो अब मैं सुन भी नहीं सकता। मैंने कंप्लेंट सुनने से भी इनकार कर दी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो रिफंड जारी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिफंड एक असेसमेंट की एक प्रोसेस है, 9(2)B में हिट होता है और फिर 2 महीने बाद लॉ में लिखा हुआ है जिसकी अपील होनी है 174 के अंदर। तो जब वो अपीलेबल है तो फिर वो एफटीओ के फोरम पे कैसे हैं? और जो 57,000 जो आपने केस के बताए तो उसमें 57,000 में से 55,000 तो रिफंड के केस हैं। ऐसे एफटीओ साहब अपने रिफंड के केसों को जो कि इनकी जुरिडिक्शन में नहीं आते उनको डिसाइड कर करके हमें क्या साबित करना चाह रहे हैं कि वो क्या महकमा इनफेक्टिव है, पाकिस्तान का एक बहुत मुतसिब का निज़ाम उन्होंने ले आए हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालने फिर उसको। ये 57,000 कंप्लेंट से सिर्फ ये साबित हुआ है कि एफबीआर तो काम कर रहा है जब से पाकिस्तान बना है। एफटीओ को तो अभी 10 दिन हुए हैं, 2001 में आया है। इसने साबित किया है कि ये नाकाम तरीन अदारा है कि मैं 57,000 पे चला गया और फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। तो वो भी रिफंड के केस है जी, और रिफंड के केसेस में ठीक किया है प्रेसिडेंट ने। देखें, जब आपका बाय बुक चलेंगे ना राइट ऑफ अपील है, आप रिफंड को वहाँ प्रोसेस करेंगे। उन्होंने सर कहा है कि फाइफो वाले केस, फाइफो बिल्कुल ठीक है और हम फाइफो खत्म नहीं करेंगे। वो ठीक उन्होंने कहा क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। प्रेसिडेंट या एफटीओ कोई पॉलिसी मैटर पे डिसीजन नहीं दे सकता, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहीं नहीं कहता कि भाई मेरी आज लाइबिलिटी अगर बनती है 100 रुपया तो मैं कहूँगा जी कि पहले ये पूरे महल्ले से लें फिर मेरे पास आए। वो तो मेरे पास पहले आएगा। अगर रिकवरी के लिए कोई फाइफो नहीं है तो रिवर्सल के लिए फाइफो कैसे हो सकता है? स्टेट इतनी भूखी नंगी हो गई है कि वो कहेगी जब वापस लेने की बारी आएगी तो आप ये लाइन में लग जाएं आप बैगर्स बन के, और जब हमारे पास आएंगे दें। आप कोई भी फाइफो का केस लेके आए, हाई कोर्ट उसको उठा के वो कूड़े के ढेर में फेंकेगी कि भाई आपने ये रिवर्सल के लिए, वो तो टैक्स पेयर का राइट है, वो उसका ट्रस्ट मनी है आपके पास। जब वो एस्टेब्लिश हो गया कि ये स्टेट ने देना है तो वो क्यों लाइन में लगे? आप उसको कैसे बैगर बना सकते हैं? ये आप चैरिटी नहीं दे रहे। एफटीओ कुछ भी नहीं कर सकता। एफटीओ को तो ना रिफंड में आना चाहिए ना फाइफो की तरफ पड़े। और अगर प्रेसिडेंट ने कहा है तो ठीक है। प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है ओवर एफटीओ ऑर्डर्स अंडर एफटीओ ऑर्डिनेंस, बस उसका इसके अलावा और कोई डोमेन नहीं है। हाँ, अगर एफटीओ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर जाके पॉलिसी डिसीजन के ऊपर घुसेगा तो वो गलत काम कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट ना करता तो एफबीआर के पास राइट है, वो रिट जुरिस्डिक्शन को अवेल करके एफटीओ प्रेसिडेंट दोनों को घर भेज सकती थी उनके ऑर्डर्स को। इसीलिए फाइफो के ऊपर मैं समझता हूँ टैक्स पेयर के लिए बेहतरीन फोरम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जाएं कि जब रिफंड एस्टेब्लिश हो गया कि मेरा राइट है तो स्टेट चाहे अपने आप को बेच के मुझे पैसे देने पड़ेंगे। वो ट्रस्ट मनी है। एक इंडिविजुअल के पैसे स्टेट रोक नहीं सकती इस बेसिस के ऊपर कि उसके पास फंड्स नहीं है। रिकवरी करते हुए जब आपके पास कोई लाभ आपको 1 सेकंड के लिए डिले नहीं देता, जब ड्यू हो जाए 30 दिन तो 31वें दिन रात के 1 बजे भी जाके आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं अगर ऑनलाइन अटैचमेंट्स करनी है। तो फिर रिकवरी करते हुए मैं 3 साल क्यों इंतज़ार करूँगा, 3 महीने या इवन 30 दिन भी क्यों इंतज़ार करूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस पर सर थोड़ा फरमा दें, जो रिफंड क्या एफटीओ साहब की डोमेन में आते हैं? रिफंड अगर मुझे नहीं जारी किया गया और माल एडमिनिस्ट्रेशन अगर 2 महीने में 60 दिन गुजर गए हैं तो क्या ये अपीलेबल मैटर एफटीओ की डोमेन में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आता। इसका जवाब है एब्सोल्यूट नो। लेकिन एफटीओ की जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, उसका काम है कि उसने 60 दिन में डिसाइड करना है। उसने नहीं किया, मेरा वो राइट उसने रोक दिया, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि आपका डीम्ड रिजेक्शन ऑर्डर आ गया। 61वें दिन डीम्ड रिजेक्शन ऑर्डर अपीलेबल है, मेरे पास राइट ऑफ अपील है।
लेकिन जो कंडक्ट है उसके लिए मैं FTO के पास आ सकता हूँ कि आप इस बंदे को जिसने ये 60 दिन डिले किया है और अभी तक बैठा हुआ है, इस डिले के लिए पनिश करें। हम लोग ये नहीं करते, हम कहते हैं हमें पैसे ही मिल जाए, रिफंड दो। रिफंड तो आपको अब सिस्टम से मिलना है। रिफंड ना पहले दिन आप FTO के पास आ सकते हैं ना 61वें दिन आ सकते हैं। हाँ, आप उससे अगली स्टेज पे चले जाएं। उसने रिफंड को रिजेक्ट कर दिया, आगे आपने अपील फाइल की और उसने कहा कि जी ये आपने रिफंड गलत रिजेक्ट किया है, उसको रिवर्स कर दिया, उसको अपील इफेक्ट नहीं दे रहा, तो आप उस ऑर्डर को लेके आ सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट ने ये कहा, इसकी इंडिपेंडेंट प्रोविजन है, आप उसको सजा दिलवाने के लिए आएंगे कि अगर कोई कोर्ट कहती है कि आपने ये मेलाफाइडी काम किया है, पैसे उसको मशीनी प्रोविजन स्टेट के जरिए दिलवाएगी। FTO का काम पैसे दिलवाना नहीं है। FTO उस अथॉरिटी को डिले को उस ऑफिसर को पनिश करेगा, सीट को नहीं करेगा। जो 60 दिन वो बंदा बैठा हुआ है, AC से लेके उसका कमिश्नर और उसका चीफ कमिश्नर, वो पूरी ट्रेल जिम्मेदार है कि आपका ये आप रिजेक्ट कर दें। आप 60वें दिन के नहीं बनता, बात खत्म हो गई। आपने डिले कैसे कर दिया? आपकी ड्यूटी है, मैंडेटरी है कि आपने ये डिसाइड करना है और स्टेट ने आपको ये जिम्मेदारी ठहराई है। आप जब रिकवरी के लिए आते हैं तो 31वें दिन आप पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे होते हैं। भाई आप रिफंड के लिए क्यों 31वें दिन उसको डिसाइड नहीं कर देते? जो बनता है उसको दें। आखिरी बात, IMF को हम लोग गालियाँ निकालते हैं, एक 170A प्रोविजन उन्होंने दिलवाई हुई है, ये सारी सर्कस ख़त्म हो जाएगी, रिफंड सर्कस। FTO का भी जान छूट जाएगी, FBR की भी, प्रेसिडेंट की भी, कोर्ट्स की भी। अगर आप ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम लें, मैंने रिटर्न एंटर की, सिस्टम इंटीग्रेटेड है, वो कहेगा कि ये इस प्रोविजन में जमा हुआ है, लायबिलिटी तो मैंने दे दी है, वो उसी टाइम ही कह देगा कि ये रिफंड अलाउ है या ये रिफंड रिजेक्टेड है, स्टोरी ख़त्म होगी। अगले दिन 60 दिन की जगह मुझे 25वें घंटे में मेरे पास वो ऑर्डर आ जाएगा कि मैं उसके लिए अपील कर दूंगा। तो ना कोई FTO को जहमत करनी पड़ेगी, ना प्रेसिडेंट को, ना किसी कोर्ट्स को। FBR ये क्यों नहीं कर रहा? आखिरी बात, क्योंकि इसी में तो सारी करप्शन इन्वॉल्व है। ये पूरा अदारा, इसके सारे एडवाइजर्स ये खेल रहे हैं रिफंड सर्कस। FBR के लोग, उन्होंने 25 रिफंड कमिश्नर बना दिए हैं जो सिर्फ यही देख रहे हैं किसी तरीके से हमारा क्या मामला बनेगा, या हम रिफंड को रोक लें और स्टेट को ये पैसे वापस ना देने पड़े। जी शुक्रिया। भट्ट साहब, आप जब भी मुल्तान तशरीफ़ लाते हैं हम आपके इल्म से फ़ायदा हासिल करते हैं और हर बार एक ना एक प्रोग्राम करते हैं आपसे, और ये आप पे बड़ी मेहरबानी है कि आप हमें टाइम देते हैं और आज भी हमें टाइम दिया, इसके लिए हम बड़े आपके मशकूर हैं। जी शुक्रिया।